आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, देखिए मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल मेथड, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा क्वालिटेटिव मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव मेथड। ठीक, क्या है ये मेथड? देखिए यहाँ पर लिखा है क्वांटिटिव मेथड। क्वांटिटिव यानी क्वांटिटी की बात हो रहा है यहाँ पर। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, नंबर। देखिए सपोज कीजिए कि अगर मार्केट में 80,000 रुपया है, ठीक है, कहाँ है? मार्केट में 80,000 रुपया है। इसको कैसे कम कर कर 50,000 रुपया बनाया जाए। यानी मार्केट में मान लीजिए कि इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई बढ़ गया है, 80,000 रुपया मार्केट में है, उसको कैसे कम कर 50,000 रुपया किया जाए। यानी यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है? क्वांटिटी चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? 80 से 50 यानी 30 हो रहा है। क्वांटिटिव मेथड का मतलब क्वांटिटी को चेंज करना है। 80,000 रुपया है, इसको 50,000, 30,000 यानी जो भी। आपको एक एग्जांपल दें कि 80,000 रुपया को कैसे 50,000 रुपया किया जाए। ये मेथड कहलाता है क्वांटिटिव मेथड। अच्छा, इसको हम बताएंगे तो और आपको क्लियर होगा। क्वालिटेटिव मेथड क्या है? सपोज कीजिए कि अगर मार्केट में 50,000 रुपया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इसमें से 10,000 रुपया हेल्थ पर खर्चा होगा। किस पर? हेल्थ पर। 10 मिनट दीजिए, आपको दोनों मेथड समझ में आ जाएगा भाई, बड़ा पेशेंस रखिए। मार्केट में 50,000 रुपया है, सरकार ने बोल दिया है कि हम 10,000 रुपया हेल्थ पर खर्च करेंगे, 30,000 रुपया इंडस्ट्री पर खर्च करेंगे, ठीक है। और कितना बचा? 10,000 रुपया। 10,000 हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे। 50,000 कंप्लीट हो गया। 10,000 हेल्थ, इंडस्ट्री पर 30,000 और 10,000 एजुकेशन पर। अब क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है? ये जो 10,000, 30,000 फिर 10,000 खर्चा हो रहा है, इसको शिफ्ट किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर इंडस्ट्री पर कितना खर्चा हो रहा है? 30,000। यहाँ पर 30,000 ना होकर कितना होगा? 20,000। कितना बचा? 10,000 रुपया बच गया। कितना बचा? 10,000। 30,000 माइनस 20,000 कितना बचा? 10,000 बचा। अब ये 10,000 हम इसमें ऐड कर देंगे तो हेल्थ पर अब कितना खर्चा होगा? 20,000। इसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड। इसमें क्या था? 80,000 था, इसको कम कर 50,000 किए। इसमें क्या है? 50,000 ही है, सिर्फ इसमें से कम कर इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें से ऐड कर इसमें ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी शिफ्ट हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर 30,000 इंडस्ट्री पर खर्च कर रहे हैं, अब 30,000 नहीं करेंगे, 20,000 करेंगे। 10,000 इसमें से बचेगा, 10,000 हम हेल्थ में लगा देंगे। यानी टोटल पहले से 10 हो रहा था, इसमें का 10, टोटल कितना हो गया? 20,000। अब फिर मान लीजिए कि यहाँ पर कितना बचा? 20,000 बचा। 20,000 इंडस्ट्री पर खर्च नहीं करेंगे, हम 10,000 करेंगे। कितना बचा? इसमें से 10,000 बचा। अब 10,000 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो एजुकेशन पर कितना खर्च हो गया? 20,000 रुपया। कुछ समझ में आया? दोनों मेथड में अंतर समझ में आया? क्वांटिटिव मेथड में आप क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं, 80,000 से 50,000 या 70,000 से 20,000, कुछ भी। मतलब आप क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? ये जो आप सेक्टर बनाए हैं कि हेल्थ पर हम 10,000 खर्चा कर रहे हैं, इंडस्ट्री पर 30,000 खर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन पर 10,000 खर्चा कर रहे हैं, ये शिफ्ट होगा। नहीं, हेल्थ पर 5,000 ही खर्चा करते हैं, 15 एजुकेशन पर करते हैं। नहीं, एजुकेशन पर 5 ही करते हैं, इस पर 35 करते हैं। नहीं, इस पर 35 नहीं करते, इस पर 15 ही करते हैं, इस पर 25 कर देते हैं। यानी सिर्फ ये सेक्टर का जो क्वांटिटी है वो चेंज होगा। यहाँ पर 50,000 फिक्स है, सिर्फ सेक्टर में आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सेक्टर में चेंज कर रहे हैं। अगर हम आपको दूसरे तरीके से समझाएं, अब सपोज कीजिए कि ये आप है, ठीक है, ये आप है और आपके साथ आपके 10 दोस्त हैं, ठीक है। ये आप है और आपके साथ 10 दोस्त है।
हम आपको एक बिस्किट का पैकेट दे दिए, क्या दे दिए, एक बिस्किट का पैकेट दे दिए। अब ये बात आप पर डिपेंड करता है कि उस पैकेट में से किस दोस्त को आप कितना बिस्किट देंगे। हो सकता है किसी को एक दे, किसी को दो दे, किसी को एक भी ना दे, वो आप पर डिपेंड करता है। ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में क्या है, ये 50,000 फिक्स्ड है, 50,000 फिक्स्ड है। ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च करेगी। जिस तरह आपको एक बिस्किट का पैकेट दे दिया हमने, वो फिक्स्ड है, अब आपको दूसरा नहीं मिलेगा। एक बिस्किट है, आपका मर्जी, आप 10 दोस्त में किसी को 2 दे, 1 दे, 3 दे, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव मेथड। इसमें क्या है, ये फिक्स्ड है, 50,000 है आपको। अब ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च करेगी। इसमें 10 करेगी, कि इसमें 10 करेगी, कि इसमें 30 करेगी, कि इसमें 35 करेगी, कि इसमें 45 करेगी, कि इसमें 50,000 सब कर देगी। ये टोटली डिपेंड होता है गवर्नमेंट के ऊपर। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल दिए कि आपके पास एक बिस्किट का पैकेट हमने दे दिया, आपके पास 10, आपके साथ 10 दोस्त है, वो आप पर डिपेंड करता है कि 10 दोस्त में से आप किसको कितना बिस्किट निकाल कर उस पैकेट में से देंगे। यहाँ पर कंडीशन अलग है, क्वांटिटेटिव मेथड में कंडीशन अलग है। कंडीशन है कि मान लीजिए कि मार्केट में 5 बिस्किट का पैकेट है, कितना है, 5, और मार्केट में, मार्केट के भलाई के लिए 3 ही चाहिए। कितना चाहिए, 3 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट इस 2 बिस्किट के पैकेट को निकाल लेगी। ऐसे समझ में है। मार्केट में मान लीजिए कि 5 बिस्किट का पैकेट है और मार्केट के भलाई के लिए, मार्केट के भलाई के लिए 3 ही चाहिए, तो गवर्नमेंट प्रयास करेगी कि हम 2 पैकेट मार्केट से ले लें। यहाँ पर बताए ना कि मार्केट में 80,000 रुपया है, गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि इसको 50,000 रुपया बनाया जाए, वरना इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये 80,000 से 50,000 बनाने का प्रयास करती है, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। यहाँ पर फिक्स्ड है, 50,000 गवर्नमेंट को मिला है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि हेल्थ पर कितना खर्चा करेगी, इंडस्ट्री पर कितना खर्चा करेगी, एजुकेशन पर कितना खर्चा करेगी। हो सकता है पहले ही बताए हैं कि इस पर 10 कर रही है, इस पर 30 कर रही है, तो इसमें अब 20 ही करेगी, इसमें 10 इसका ऐड कर देगी, ये 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अंदर चलते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इतना आपको डेप्थ में कोई नहीं पूछेगा कि बताइए क्वांटिटेटिव मेथड क्या है, क्वालिटेटिव मेथड क्या है। सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए हम बता दिए। समझना तो भाई जरूरी है ना, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक रटने से नहीं ना होगा। क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड में 4 आता है, बैंक रेट, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, इसको लिखते हैं चेंज इन CRR, चेंज इन CRR। उसके बाद आता है चेंज इन SLR। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्कर में खत्म हो गया है। अच्छा, वो वाला वीडियो देखे हैं आप, जो वो 9 टर्म्स आप हम बताए हैं, ये वाला नहीं देखे हैं, फिर भी ये वीडियो समझ में आएगा यार, ऐसे आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसमें सारा हम डिस्कस किए हैं, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। फिर भी क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, RBI करता है। RBI से कौन कराता है, गवर्नमेंट कराता है। इसीलिए हम बार बार गवर्नमेंट बोल दे रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की जगह पर RBI लिखिएगा, गवर्नमेंट नहीं लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे RBI से कौन कराता है, गवर्नमेंट ही कराता है। लेकिन यहाँ पर मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल तो RBI कौन करता है, क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, RBI। हाँ, क्वांटिटेटिव मेथड में 4 आता है हमारा, बैंक रेट, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या है ये, सबसे पहले समझते हैं बैंक रेट क्या है। देखिए, अगर RBI से कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेती है तो RBI उससे इंटरेस्ट लेता है, और उस इंटरेस्ट को बोलते हैं हम लोग बैंक रेट। क्या बोला मैं, RBI से अगर कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेती है तो इस पैसा पर RBI इंटरेस्ट लेता है, और इस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। नहीं समझ में आया,
अब देखिए इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट तो सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए कि आप हमको 10 रुपया दिए, ठीक है, हम बोले कि हम 2 दिन बाद लौटा देंगे, तो आप बोले कि ठीक है 2 दिन बाद हम तुमसे 12 रुपया लेंगे, ठीक है। तो 10 रुपया तो ये आपका है, और 2 रुपया जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं इसको बोलते हैं ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को पैसा दे देती है, लेकिन बोलती है कि हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। तो देखिए अगर आरबीआई, हम उस वीडियो में भी बताए थे, फिर भी समझ लीजिए, आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक को 1 दिन के लिए पैसा देती है, 1 दिन के लिए, ध्यान दीजिएगा, 1 दिन के लिए, 1 डे, 1 दिन के लिए पैसा देती है और उस पर इंटरेस्ट लेती है, 1 दिन के लिए पैसा देती है और उस पर इंटरेस्ट लेती है, तो उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को 1 दिन के लिए पैसा देती है और उस पैसे पर इंटरेस्ट लेती है, कौन इंटरेस्ट लेती है? आरबीआई, तो उस इंटरेस्ट को बोलते हैं एमएसएफ। 2 से 14 दिनों के लिए अगर पैसा देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक को, तो उस पर इंटरेस्ट लेती है और उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। नहीं समझना यार, अरे आ गया होगा यार। देखो आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक को 1 दिन के लिए पैसा देती है और उस पर इंटरेस्ट लेती है तो उसको बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। अगर 2 से 14 दिनों के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देती है और उस पैसे पर इंटरेस्ट लेती है तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और लॉन्ग टर्म के लिए 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा देती है तो उस पैसा पर क्या लेती है? इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। तीनों समझ में आ गया? समझ में आ गया। 1 दिन के लिए अगर आरबीआई इंटरेस्ट ले, एमएसएफ, 2 से 14 दिन के लिए पैसा दिया है और उस पर इंटरेस्ट ले तो रेपो रेट। एमएसएफ का फुल फॉर्म मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, रेपो रेट का फुल फॉर्म रीपर्चेजिंग ऑप्शन। रेपो का मतलब क्या होता है? रीपर्चेजिंग ऑप्शन। इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा यार। बैंक रेट समझ में आ गया ना। आरबीआई अगर कमर्शियल बैंक को पैसा दी है लॉन्ग टर्म के लिए और उस पैसे पर क्या ले रही है? इंटरेस्ट ले रही है, तो इस इंटरेस्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक रेट बोलेंगे। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। अच्छा, बैंक रेट तो आपको समझ में आ गया, बैंक रेट क्या है। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि बैंक रेट यहाँ पर लिखा क्यों है। बैंक रेट क्या है बता देंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से को पैसा देती है और उस पर इंटरेस्ट लेती है तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। लेकिन ये मेथड ऑफ कंट्रोल में यहाँ पर जो क्वांटिटी मेथड है ये फर्स्ट लिखा है बैंक रेट। इससे कैसे हम कंट्रोल करेंगे इसको समझिए। और इसी को यहाँ पर ऑपरेशन है भाई, ऑपरेशन, देखिए आरबीआई हेड है सारे कमर्शियल बैंक के, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई हो, पीएनबी हो, ठीक है, ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक है। हम लोग पैसा कहाँ जमा करते हैं? कमर्शियल बैंक में। लोन किस बैंक से लेते हैं? कमर्शियल बैंक से। तो जनता जो है, जो सिटीजन है, वो पैसा कहाँ से लेगी? कमर्शियल बैंक से। तो ये जब कमर्शियल बैंक हम लोग को पैसा देती है, लोन देती है, उस लोन पर लेती है इंटरेस्ट, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक हम लोग को लोन देता है, यानी आम सिटीजन को लोन देता है, तो उस पर लेता है इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं बेस रेट, ठीक है, बेस रेट। उसको क्या बोलते हैं? बेस रेट, याद रखिए, बेस रेट। अब बात यह है कि अगर कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट ही कम ले, मान लीजिए कि आप बैंक में 1,00,000 रुपया लिए और बैंक वाला बोल दिया कि हम आपसे 1 साल बाद 1,05,000 रुपया लेंगे। कितना कम इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत कम ले रहा है। इससे होगा क्या? बहुत सारे लोग जाएंगे और कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे। इससे होगा क्या? सभी के पास पैसा हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो क्या बढ़ता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन ना बढ़े इसके लिए क्या करता है? ये जो बैंक है, अब ये कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ से लाएंगे? आरबीआई के पास जाएंगे। तो आरबीआई भी इनसे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। उस इंटरेस्ट को ही ये क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मान लीजिए कि आरबीआई कमर्शियल बैंक गया पैसा लाना आरबीआई के पास। देखिए भाई थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, उतना तो हम मज़ा नहीं दे पाएंगे जितना आप लोग दोस्तों से गप कर लेते हैं। फिर भी प्रयास करते हैं कि आपको समझा दें।
टॉपिक ही ऐसा है यार। देखिए, कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास पैसा लेने जाता है तो उस पर आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट बढ़ा देता है। मान लीजिए कि इंटरेस्ट कर दिया ये 20%, ठीक है। कमर्शियल बैंक को अगर दिया ये 100 रुपया, आरबीआई कमर्शियल बैंक को दिया कितना, 100 रुपया, तो लेगा कितना, 130 रुपया। 30% क्या दिया, इंटरेस्ट दे दिया। तो अब आप बताइए कमर्शियल बैंक आम जनता को कितना परसेंट का इंटरेस्ट लेगी, 30 से ज़्यादा ही ना लेगी, तभी ना इसका प्रॉफिट होगा भाई। ये तो खुद आरबीआई से ले रही है 30% पर, तो ये कमर्शियल बैंक क्या करेगी, 30% को बढ़ा देगी, आम जनता को कितना पर देगी, 40% पर। अब कोई लोन लेगा ही नहीं। हम क्या बोले, देखिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। कमर्शियल बैंक जब आरबीआई के पास जाती है पैसा लेने के लिए, तो आरबीआई अगर अपना इंटरेस्ट बढ़ा दे, कर दे 30%, तो ये कमर्शियल बैंक जब आम जनता को पैसा देगी तो ये 30% पर तो नहीं देगी, कुछ इसको भी प्रॉफिट चाहिए, तो ये देगी 40% पर। यानी ये देखिए, कमर्शियल बैंक आरबीआई इसको दिया 100 रुपया, तो ये इसको लौटाना पड़ेगा कितना, 130 रुपया। 130 रुपया लौटाना पड़ेगा इसको। आरबीआई कितना दिया, 100 रुपया दिया, आरबीआई इसको दिया 100 रुपया और बोला कि हम तुमसे 30% का इंटरेस्ट लेंगे, यानी इसको आरबीआई को कितना देना पड़ेगा, 130 रुपया। अब ये कमर्शियल बैंक वाला आम जनता को दे दिया 40% पर, तो ये आम जनता को दे दिया 40% पर, यानी कमर्शियल बैंक आम जनता को 100 रुपया दे दिया और बोला कि हम तुम पर 40% का इंटरेस्ट लेंगे। तो आम जनता को अब कमर्शियल बैंक को कितना देना पड़ेगा, 140 रुपया। कितना का डिफरेंस हुआ, 10, तो 10 रुपये ये कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट हो गया। नहीं समझ में आया भैया, क्या बता रहे हैं। देखिए यार, हम ही को मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है कि बच्चा को समझ में आया होगा। हम बोल रहे हैं कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गया पैसा लाने, तो आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया। मान लीजिए कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को 100 रुपया दिया और बोला कि हम तुमसे 30% का इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो 100 रुपया का 30% कितना होगा, 130 रुपया होगा, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक को लौटाना कितना पड़ेगा, आरबीआई को 130 रुपया लौटाना पड़ेगा, 130 रुपया। अच्छा, ये 100 रुपया अभी कहाँ है, कमर्शियल बैंक के पास। अब कमर्शियल बैंक के पास आम आदमी जाएगा, सर हमको लोन दीजिए ना, तो ये 100 रुपया लोन दे दिया और बोल दिया कि देखो भाई हम तुमसे 40% का क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो ये अब आम जनता को कितना लौटाना पड़ेगा, 100 रुपया का 40%, 140 रुपया। तो अब आम जनता को कमर्शियल बैंक को 140 रुपया लौटाना पड़ेगा और कमर्शियल बैंक को आरबीआई को कितना लौटाना पड़ेगा, 130 रुपया। यानी प्रॉफिट कितना हुआ इसका, 10 रुपया का। समझ में आया। तो वहीं यहाँ पर बैंक रेट यहाँ पर क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि ये बताना चाहता है आपको कि आरबीआई के पास वो चाबी है कि अपने ऑफिस में बैठे इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगर ये कमर्शियल बैंक को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कर दे, मान लीजिए कि कर दिए 50%, अब ये बताइए, अब ये खुद इसको मिला है 50% पर, तो ये आम जनता को कितना पर देगा, आम जनता को देगा 60% पर। अब कोई लोन लेगा ही नहीं, तो इससे क्या होगा, हमारे मार्केट सप्लाई में मनी कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बैंक रेट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा ही ना दे या पैसा दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट ही बढ़ा दे, तो जितना मान लीजिए कि वो 40% कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट दिया, तो वो जब कमर्शियल बैंक आम जनता को, आम कस्टमर को पैसा देगा तो 40% से अधिक देगा, कुछ प्रॉफिट लेकर ही ना देगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है बैंक रेट, यानी आरबीआई के पास फुल पावर है इन्फ्लेशन पर कंट्रोल करने का, इसीलिए वहाँ पर लिखा है बैंक रेट। बैंक रेट के हेल्प से हम लोग इन्फ्लेशन को हद तक रोक सकते हैं। सेकंड है चेंज इन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो क्या है, देखिए आरबीआई बोलता है ए कमर्शियल बैंक वाले, तुम लोग कब भाग जाओगे अपना दुकान बंद कर कर, अपना बैंक बंद कर कर, कोई गारंटी नहीं है ना, तुम्हारे पास अमाउंट है उसका कुछ परसेंट हमारे पास जमा कर दो एज ए सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी क्या बोलता है, आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंक वालों से, तुम लोग कब अपना ये शटर गिरा कर भाग जाओगे, कोई गारंटी नहीं है, नीरव मोदी के जैसा, ठीक है। तुम्हारे पास जितना भी पैसा कस्टमर जमा किया है उसका कुछ परसेंट हमारे पास जमा कर दो सिक्योरिटी मनी के तौर पर, ठीक है। अगर तुम भाग भी गए तो ये सिक्योरिटी मनी जो तुम्हारे पास पैसा जमा किया था उसको हम बांट देंगे और बोलेंगे कि अभी आप लोग शांत रहिए,
हम लोग अभी उसको ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट उसको ढूंढ रहा है, ठीक है। तो सिक्योरिटी मनी के तौर पर पैसा जमा करा लेता है कौन, आरबीआई, इसको बोलते हैं सीआरआर। सिक्योरिटी मनी को क्या बोलते हैं, सीआरआर, काम खत्म। यहाँ पर सीआरआर क्यों लिखा है, अगर आरबीआई बोल दे कि तुम अपना जितना तुम्हारे पास पैसा है, मान लो कुछ 100 है, इसका तुम 30% हमारे पास सिक्योरिटी मनी रख दो, या तुम हमारे पास 40% सिक्योरिटी मनी रख दो। अब बताइए कि आपके पास 100 रुपया है और हम बोले कि आप 100 रुपया में से 40 रुपया हम ही को दे दीजिए, अब आपके पास कितना बचा, 60 रुपया बचा। अभी भी आपके पास 60 रुपया है, तो आप 60 ही रुपया ना बचा है आपके पास, अब यही ना लोन देंगे या नहीं देंगे। ये 40 रुपया तो आपका सिक्योर हो गया कि आपके पास रहेगा ही नहीं, आरबीआई के पास रहेगा आपका पैसा। समझ में आया कुछ। तो इससे क्या होगा, अब आम जनता को ज़्यादा लोन नहीं देंगे। देखिए ये सारा जो भी मेथड यहाँ पर बताया गया है, एक ही पर्पस है, मार्केट में मनी ज़्यादा ना हो। और मार्केट में मनी कब ज़्यादा नहीं होगा, जब ये कमर्शियल बैंक वाले आम जनता को ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, चेंज इन एसएलआर क्या है, देखिए अभी ये करेंट में जो सीआरआर है वो शायद 3% है, 3%। यानी अगर आपके पास 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया का 3%, 100 रुपया का 3% सिक्योरिटी मनी के तौर पर आप आरबीआई के पास सबमिट कर दीजिए, सिक्योरिटी मनी के तौर पर। और इस सिक्योरिटी मनी को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। अब सोचिए कि अभी भी अगर हम 3% कमर्शियल बैंक वालों का पैसा रख लेते हैं, तो अभी भी उसके पास 97% पैसा है ना भाई, 97% है। आरबीआई अब दूसरा दिमाग लगाता है, अब अगर 97% कमर्शियल बैंक के पास पैसा है और ये सारा पैसा अगर वो मार्केट में उतार दे तो ज़बरदस्त इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। 97% अगर वो पैसा मार्केट में दे दे, लोन पर दे दे, तो ज़बरदस्त इन्फ्लेशन हो जाएगा। इसीलिए अब आरबीआई दूसरा दिमाग लगाता है और बोलता है कमर्शियल बैंक वाले, तुम लोग अपना जितना तुम्हारे पास पैसा है ना, उसका फिक्स्ड अमाउंट अपने पास रखो। मतलब देखिए पहले ही 100 रुपया था, इसमें से 3% सीआरआर के तौर पर आरबीआई के पास जमा करवा लिया। अब फिर आरबीआई दूसरा दिमाग लगाता है और बोलता है कि इस 100 में से तुम 20% फिक्स्ड रखोगे, उसको लोन पर नहीं दोगे। अगर तुम लोन पर दे दिया तो तुम पर हम मतलब करोड़ों का जुर्माना लगा देंगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, फिक्स्ड अमाउंट में क्या करता है, पैसा रखवाता है कि आपको फिक्स्ड अमाउंट में अपने पास कुछ पैसा रखना है, उसको खर्च नहीं करना है। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपये में से 20 रुपया आपको फिक्स्ड रखना है, उसको खर्च नहीं करना है, उसको संभाल कर रखना है, उसको कभी किसी को नहीं देना है। उसी को हम लोग फिक्स्ड जो अमाउंट आरबीआई कमर्शियल बैंकों के पास रखवाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर, ठीक है। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। एक बार फिर से समअप करते हैं और देखिए मान लीजिए कि आप पीएनबी का मैनेजर है, पीएनबी के आप मालिक हैं, आपके पास 100 रुपया है, ठीक है। तो ये जो 100 रुपया है ना, तो इसको बोलते हैं एनडीटीएल, ठीक है। आपके पास जितना अमाउंट है, 100 रुपया का अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है, एनडीटीएल। तो टोटल अमाउंट को ऐसे लिखते हैं, टोटल अमाउंट कितना है, 100 रुपया। तो टोटल अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिएबिलिटी। कितना जमा है और कितने समय के लिए जमा है, क्या बोलते हैं, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लिएबिलिटी। तो आप पीएनबी के मैनेजर है, आपके पास 100 रुपया जमा है, इसको क्या बोलते हैं, एनडीटीएल। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कभी भी। 100 रुपया जमा है, इसमें से आरबीआई बोलता है कि आप 3% सिक्योरिटी मनी रख दीजिए, 100 रुपया का 3% आप सिक्योरिटी मनी रख दीजिए मेरे पास। इसको हम लोग सिक्योरिटी मनी को क्या बोलते हैं, सीआरआर। फिर दोबारा कहता है कि 100 रुपया का एक फिक्स्ड अमाउंट, 100 रुपया का एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे पास रख दीजिए, उसको फिक्स्ड अमाउंट अपने पास रखिएगा, उसको लोन पर नहीं दीजिएगा। उसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर। वर्तमान में ये प्रेजेंट में 18.69% है, ऐसा ही समथिंग। ये देखिए ये भाई बदलता रहता है, इसको याद करना भी नहीं है, ठीक है। समझ में आया सीआरआर और एसएलआर क्या है। पूरा खेल कहाँ है, आरबीआई के पास है। वो चाहेगा तो भारत में महंगाई कम हो जाएगा, वो चाहेगा तो भारत में महंगाई बढ़ जाएगा। पीएनबी का आप मैनेजर है, आपके पास 100 रुपया है, 3% कहाँ सिक्योरिटी मनी के तौर पर जमा हो गया, उसको बोलते हैं सीआरआर। ये 3% अभी प्रेजेंट में है, इसको याद नहीं करना है,
ठीक है। अच्छा, इस 100%, ये 100 में से अभी कितना बचा, 97%। तो ये 97% का फिक्स्ड अमाउंट अपने पास रखिएगा। फिक्स्ड अमाउंट क्या करिएगा, अपने पास रखिएगा, इसको खर्चा नहीं करना है। वर्तमान में ये 18.69% है, इसको बोलते हैं SLR। समझ में आया? CRR और SLR क्या है? सिक्योरिटी मनी के तौर पर RBI अपने पास पैसा रखवाता है, जिसको बोलते हैं CRR। और जितना पैसा बच गया सिक्योरिटी मनी के बाद, उसका फिक्स्ड अमाउंट बोलता है RBI कि तुम लोग कमर्शियल बैंक वाले अपने पास रखना, उसको लोन पर नहीं देना, उसको बोलते हैं SLR। अगर लोन पर दे दिया तो तुम्हारे से भैया सोच लेना करोड़ों का जुर्माना लेंगे। लास्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। भाई एक ही बात को ज़्यादा बार हम बोल देते हैं, इससे वीडियो लंबा हो जाता है समझाने के लिए। जब तक हमको नहीं लगता कि यार समझ में नहीं आया होगा तब तक बोलते रहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, देखिए 2 कंडीशन लेते हैं, एक बार डिफ्लेशन का ले लेते हैं और एक बार इन्फ्लेशन का ले लेते हैं। डिफ्लेशन में क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है, ज़्यादा कि हाई, बताइए, सोचिए क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा? जो लोग बोल रहे हैं कि हाई होगा ना वो कुछ नहीं पढ़े हैं। मनी सप्लाई डिफ्लेशन में लो होता है, और इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई क्या होगा, मनी सप्लाई इन्फ्लेशन क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, डिफ्लेशन में मनी सप्लाई मार्केट में कम है, इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, देखिए ये गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी। ये क्या हो गया भैया नया चीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट का कुछ सिक्योरिटी होता है, कुछ बॉन्ड होता है, जिसको कमर्शियल बैंक खरीदते हैं या उसको परचेज करते हैं, सेल करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन को समझते हैं कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो क्या होगा। गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है, गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती है, अनाउंस करवाती है RBI के थ्रू। गवर्नमेंट RBI से बोलती है कि RBI कमर्शियल बैंक के पास ये अनाउंस भेज दो। जब मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाता है तो गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी सेल कर देती है। क्या कर देती है इस सिचुएशन में, सेल करती है, बेच देती है अपना सिक्योरिटी। लो भाई, गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी सेल कर देती है, किसके पास, कमर्शियल बैंकों को। कमर्शियल बैंकों को अपना सिक्योरिटी सेल कर देती है। अब इससे होगा क्या, कमर्शियल बैंकों के पास आ गया मनी, कमर्शियल बैंक के पास क्या आ गया, मनी। अब मनी कमर्शियल बैंक के पास अगर आ गया तो अब वो क्या करेगा, उस मनी को इंटरेस्ट पर देगा, लोन पर। ले जाओ भाई, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपना सेल करती है या परचेज करवाती है। 2 कंडीशन है, पहला कि अगर मार्केट में पैसा कम हो तो गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी सेल कर देती है, बेच देती है। खरीदेगा कौन, कमर्शियल बैंक वाले, जाहिर से बात है। गवर्नमेंट जानती है कि इसको कौन खरीदेगा, कोई आम सिटीजन नहीं खरीदेगा, कमर्शियल बैंक वाला खरीदेगा। तो RBI से बोलते हैं RBI तुम जाकर बोलो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए। तो RBI बोलता है कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट ये बेच रही है, खरीद लो। ये खरीद लेगा, खरीद लेगा, ये खरीद लेगा तो अब कमर्शियल बैंक के पास क्या आ गया, मनी आ गया। कि एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आपको इसको 11th-12th में पढ़ना है, ठीक है। फिर भी हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी सेल हो गया तो कमर्शियल बैंक खरीदेगा, और खरीदेगा तो इसके पास मनी आएगा, और जब इस कमर्शियल बैंक के पास मनी आएगा तो ये मार्केट में पैसा सप्लाई करेगा, इससे हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है हमारा कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यानी मार्केट में मनी हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो ये गवर्नमेंट RBI से बोलती है कि RBI जाकर कमर्शियल बैंकों से बोलो कि मेरा सिक्योरिटी परचेज करे। कमर्शियल बैंक वाले गवर्नमेंट का सिक्योरिटी परचेज करती है, क्या करती है यहाँ पर, परचेज करती है, परचेज करती है। और जब परचेज करेगी तो जितने भी कमर्शियल बैंक के पास मनी है वो कहाँ चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। देखिए आप ऐसे समझिए, ये मार्कर है, ठीक है, ये मेरा मार्कर है। अगर हम इसको बेच दिए, अगर इसको बेच दिए तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। अगर ये कोई खरीद लेगा तो इसके पास का पैसा मेरे पास आएगा। बात कुछ समझ में आ रहा है। जब आप कुछ चीज खरीदते हैं तो क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं। अगर ये कमर्शियल बैंक सिक्योरिटी को परचेज करती है तो उसके बदले क्या देती है, पैसा देती है। और जब कमर्शियल बैंक पैसा ही दे देगी तो उसके पास ना पैसा रहेगा ना वो मार्केट में देगी।
तो ये भी एक तरीका है मनी इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है मार्केट में, इसको कंट्रोल करने के लिए। क्या बोला मैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर कमर्शियल बैंक परचेज करता है, तो परचेज कर रहा है तो उसके बदले क्या देगा, पैसा देगा। तो कमर्शियल बैंक के पास जब पैसा रहेगा नहीं तो वो किसी को लोन देगा ही नहीं, और जब लोन वो किसी को देगा ही नहीं तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा ही नहीं, और इससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड के ऊपर। क्वालिटेटिव मेथड वीडियो बड़ा हो जाएगा भैया। चलिए देखिए, सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव मेथड। पहला है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग क्या है, देखिए आरबीआई कमर्शियल बैंकों को एक नोटिस दे देता है। क्या दे देता है, एक नोटिस दे देता है। इस नोटिस में क्या है, इस नोटिस में लिखा रहता है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर पर 20 लाख से ज़्यादा रुपया नहीं देना है लोन पर, इंडस्ट्री सेक्टर पर 80 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं देना है लोन पर, हेल्थ सेक्टर पर 50 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं देना है। कुछ समझ में आया। आरबीआई कमर्शियल बैंकों को एक नोटिस देता है। उस नोटिस में वो बताता है कि देखो भाई, एग्रीकल्चर सेक्टर पर तुम लोग इतना ही दोगे पैसा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को तुम इतना ही पैसा दे सकते हैं लोन पर। ये सब पैसा किस पर देना है, कमर्शियल बैंक को लोन पर, इससे अधिक तुमको नहीं देना है। यानी क्रेडिट रेशनिंग में एक लिमिट क्रिएट कर देता है। कौन, आरबीआई। क्रेडिट रेशनिंग में एक लिमिट क्रिएट कर देता है आरबीआई कि आपको इससे ज्यादा इस सेक्टर में पैसा लोन पर देना ही नहीं है। समझ में आया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग। लिख लेंगे, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को एक नोटिस प्रोवाइड करता है कि भाई आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना पैसा देना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना पैसा देना है, हेल्थ सेक्टर में इतना ही देना है। मतलब एक लिमिट बना देता है कि इससे ज्यादा आप नहीं लोन दे सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेशनिंग। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़िया है। सेकंड है मोरल परसुएशन। मोरल परसुएशन का मतलब आप ऐसा समझिए, हमारे माँ बाप हमसे क्या बोलते हैं कि स्कूल जाते टाइम कि बेटा अच्छे से स्कूल जाना, किसी से गाली गलौज मत करना, अच्छे दोस्त के साथ रहना, बुरे लोग के साथ मत रहना, कभी धूम्रपान मत करना, यही सब सिखाते हैं, चोरी मत करना। यानी उन सब की जो बातें हैं, हमारे माँ बाप की जो बातें हैं, वो हम पर एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है भाई, इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करता है। यही काम करता है आरबीआई कमर्शियल बैंकों के साथ। सेम काम करता है आरबीआई कमर्शियल बैंकों के साथ। आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक वाले भाई कोरोना से हालत खराब है, एग्रीकल्चर सेक्टर तो अच्छा है, इंडस्ट्री सेक्टर बहुत खराब चल रहा है, एक काम करो ना, तुम एग्रीकल्चर सेक्टर पर लोन नहीं देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर 20,000 से ज़्यादा लोन देना ही नहीं है किसी को। हाँ, तुम लोग बिजनेसमैन जो आ रहा है ना, बिजनेसमैन कि हमको बिजनेस करना है, इस पर दबा कर लोन दो, इस पर खूब लोन दो। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर आ रहा है ना, इस पर भी लोन दो। ठीक है, यानी ये एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक के ऊपर। कौन करता है, आरबीआई करता है। इसी को बोलते हैं मोरल परसुएशन। समझ में आया भाई। मोरल परसुएशन का मतलब क्या हुआ कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को यह मतलब एक सजेशन देता है, एक प्रेशर डालता है उन पर कि देखो भाई, कोरोना के वजह से स्थिति बहुत खराब है, एग्रीकल्चर सेक्टर तो अच्छा है, एग्रीकल्चर में लोन नहीं देना है, 20,000 से ज़्यादा लोन देना ही नहीं है। ठीक है, वो भी मत दो, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, एक लिमिट दे दिया यहाँ पर भी, 20,000 से ज़्यादा देना ही नहीं है। और देखो ना, बिजनेसमैन जो आ रहा है ना कि सर हमको लोन दीजिए, हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, उसको तबाह कर लोन दो। मतलब ये बोलता है ये कि जो सेक्टर आगे चल रहा है उन पर लोन मत दो, जो पिछड़ गया है उनको लोन दो, बिजनेस को लोन दो। अगर कोई आ रहा है कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, हम मेरा स्टार्टअप खुलने वाला है, हम एक एंटरप्रेन्योर है, हमको पैसा दीजिए, हमको दुकान खोलना है, उनको पैसा दो दबाकर। यानी ये मोरल परसुएशन एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट किया किस पर, कमर्शियल बैंक वालों को। भैया आपको बिजनेस वाले को ज़्यादा लोन देना है, हेल्थ वाले जितने आएंगे उनको, मतलब एक लिमिट बना देता है। एग्रीकल्चर पर आपको लोन नहीं देना है, एग्रीकल्चर वाला अच्छा है। ठीक है, कोरोना के टाइम में हम लोग देखे थे एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था जितना हमारा बिजनेसमैन हुए थे। ठीक है,
तो वही मोरल परसुएशन का मतलब क्या हुआ, आरबीआई एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट कर देता है। और यहाँ पर क्रेडिट रेशनिंग में क्या था, क्रेडिट रेशनिंग में क्या था कि आरबीआई एक लिमिट क्रिएट कर देता है, एक लिमिट क्रिएट कर देता है और इसमें एक इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट कर देता है। उसके बाद है फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर्ड लोन। देखिए, अब जब भी बैंक में जाएंगे पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए, तो आपको फ्री में नहीं देगा, इसके बदले में बोलेगा कि आप अपना ज़मीन का कागज़ दीजिए, कुछ गिरवी रखिए, तभी हम आपको लोन देंगे। आप ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही जाएंगे तो यार आप तो लेकर भाग जाएंगे, तो आपके घर भी नहीं जानता, आपका नाम भी नहीं जाता, कैसे होगा। तो वो क्या कहता है, आप अपना ज़मीन का कागज़ यहाँ पर रखिए, या आप कोई बिल्डिंग रखिए गिरवी, सोना रखिए, चांदी रखिए, जो मन है रखिए कुछ, तब आपको मिलेगा। तो देखिए, मान लीजिए कि आप 10 लाख का बिल्डिंग रख दिए गिरवी, या ज़मीन ही 10 लाख का रख दिए, तो 10 लाख का जब आप ज़मीन रख दिए गिरवी, या कोई बिल्डिंग ही रख लिए, सपोज कीजिए बिल्डिंग आप रख लिए, अपना घर रख दिए गिरवी, ले जाइए ये घर हमको लोन दीजिए, तो वो लोन देगा आपको 8 लाख रुपया। कभी भी वो 10 लाख का बिल्डिंग रखे तो 10 लाख का लोन नहीं देगा। यहाँ पर यही मार्जिन रखेगा, मार्जिन रखेगा, कितना का मार्जिन है, 2 लाख का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन, मार्जिन सिक्योरिटी मार्जिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मार्जिन। समझ में आया। फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर लोन, अगर आपका जो कुछ भी है 10 लाख का बिल्डिंग है, 10 लाख का बिल्डिंग है, आपको वो लोन कितना देगा, 8 लाख। क्यों क्यों देगा 8 लाख भाई, इसलिए देगा कि मान लीजिए कि 10 लाख का बिल्डिंग है आपके पास, आपको लोन दिया 4 साल के लिए, तो 4 साल में महंगाई भी तो कुछ बढ़ेगा, इसका कीमत भी तो कम होगा। आप ऐसा समझिए, आपके पापा के ज़माने में 100 रुपया का महत्व और आपके ज़माने में 100 रुपया का महत्व, दोनों में अंतर है कि नहीं है। इसीलिए कमर्शियल बैंक वाले 10 लाख का बिल्डिंग है ना, तो 10 लाख आपको कभी लोन नहीं देंगे, 2 लाख कम, 8 लाख का दे सकते हैं, 7 लाख का दे सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग जो है वो 20,000 का है, तो आपको लोन मिलेगा 15,000, 13,000, 10,000, ऐसे कर मिलेगा। इसी को यहाँ पर क्या बोला है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर जितना का आपका प्रॉपर्टी है, जितना भी आप गिरवी रखे हैं, उससे कम ही लोन मिलेगा, और जितना डिफरेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं, मार्जिन सिक्योरिटी। बहुत बढ़िया। उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन। देखो भाई, इसको तो हम इरेज करते करते भी समझा देंगे, लेकिन देखिए डायरेक्ट एक्शन, अभी हम बताए थे एसएलआर में आपको कि आरबीआई बोलता है कि भैया आपको इतना पैसा अपने पास फिक्स्ड रखना है, उसको आप लोन नहीं दीजिएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो आरबीआई क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, करोड़ों का जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। यानी सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या कर सकता है, डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, आप करोड़ों का जुर्माना लगा सकता है अगर आप आरबीआई का जो भी नोटिस दिया है उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया ये, क्रेडिट रेशनिंग, मोरल परसुएशन, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योर लोन, डायरेक्ट एक्शन, कितना हुआ, 4। एक और आप लिख सकते हैं, एक और आप लिख सकते हैं, हैशटैग पॉइंट नंबर 5, पब्लिसिटी, पब्लिसिटी एंड नोटिफिकेशन। देखिए, आरबीआई वीकली रिपोर्ट देता है, किसको, कमर्शियल बैंक को, गवर्नमेंट को। आरबीआई वीकली रिपोर्ट देता है किसको, गवर्नमेंट को, कि हम इतना करेंसी छापे हैं, हम इतना कमर्शियल बैंक को पैसा दिए हैं। कमर्शियल बैंक भी वीकली रिपोर्ट देता है आरबीआई को कि हम इतने कस्टमर को इतना पैसा दिए हैं, इतना लोन लेंगे, इतने दिन पर लेंगे, हमारे पास इतना पैसा बचा है, इतना आपसे लिए थे, आपको इतना लौटाना है। यानी सारा कुछ वीकली होता है, मंथली होता है, हर एक सप्ताह में एक रिपोर्ट निकलता है कि आरबीआई इतना पैसा दिया कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक इतना पैसा दिया लोन पर। यानी सरकार के पास भाई डाटा रहेगा ना कि कितने आदमी लोन लिए हैं, कितना बिजनेस हुआ है, कुछ डाटा रहेगा, ऐसे तो नहीं दे दिया जाएगा। तो वही यहाँ पर बोल रहा है पब्लिसिटी एंड नोटिफिकेशन, ठीक है। यानी सेंट्रल बैंक वीकली रिपोर्ट करता है, इसलिए होता क्या है कि आरबीआई को एक आइडिया लग जाता है, ठीक है, कि हमको इंटरेस्ट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, और वो आरबीआई आगे का प्लान कर सकता है कि हमको आगे
कैसा कैसा नीति बनाना है, कैसा कैसा प्लान बनाना है, ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आसानी से हो सके। ठीक है, समझ में आया भाई ये मेथड। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, चलिए भाई लास्ट हमारा टॉपिक बचा है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, खुद से भी लिख सकते हैं। हैशटैग पॉइंट नंबर 1, स्टेबलाइजेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, देखिए क्रेडिट कंट्रोल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपका जो प्राइस लेवल है उसको स्टेबल बना कर रखता है। अगर हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ेगा तो जो जिसका जितना प्राइस है उतना ही रहेगा। मान लीजिए कि मार्केट का दाम है 20 रुपया, अगर इन्फ्लेशन नहीं हुआ, हमारे देश में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, तो इसका मान लीजिए कि आप 5 महीना बाद खरीदिए या 6 महीना बाद, कितना में मिलेगा? 20 रुपया, यानी इसका प्राइस जो है वो स्टेबल हो गया है। वहीं यहाँ पर बोला स्टेबलाइजेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल, जो भी प्राइस लेवल है वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, प्राइस लेवल में चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई पेन है, पेन का दाम है 5 रुपया, अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा तो इसका दाम बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। इसका प्राइस क्या हो गया? स्टेबल हो गया। प्राइस क्या हो गया? स्टेबल हो गया। सेकेंड जो पॉइंट है वो है स्टेबलाइजेशन ऑफ स्पीड बढ़ाना इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि साउंड आना स्टार्ट हो गया है। अब हमको वीडियो बनाने नहीं देंगे। स्टेबलाइजेशन ऑफ मनी मार्केट, स्टेबलाइजेशन ऑफ मनी मार्केट। देखिए अगर हमारा कोई चीज़ का प्राइस ही नहीं बढ़ रहा है, मार्केट का प्राइस सेम, BMW का प्राइस सेम, सिलेंडर का प्राइस सेम, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश में इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन क्या है? कंट्रोल है। इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होगा तो हमारा मार्केट में जो मनी है वो क्या होगा? स्टेबल होगा। इससे फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कि आप जो कन्वर्जन करते हैं, इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, रुबल में कन्वर्ट करते हैं, उसमें है क्या फ़ायदा? क्या है कि मान लीजिए कि $1 इक्वल टू 75 इंडियन रुपीज़, अधिक है, हम इतना ले रहे हैं 75 इंडियन रुपीज़। अगर ये हमारा फ्लैक्चुएट करता रहेगा, कभी 80 हो जाएगा, कभी 65 हो जाएगा, कभी 55 हो जाएगा, कभी 95 हो जाएगा, इससे क्या होगा? कन्वर्जन में दिक्कत होगा। तो अगर हमारा मनी मार्केट स्टेबल है, अगर हमारा जनरल प्राइस स्टेबल है, तो ये क्या है? कन्वर्जन में दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा दिक्कत। अब मान लीजिए कि आप ऐसे भी इसको समझिए छोटे बच्चे की तरह कि हम आपको दें कि 5 × 5 डिवाइड कीजिए, आसानी से कर देंगे। हम फिर देंगे 5 5 5 कीजिए, आसानी से कर देंगे। हम देंगे 5 5 5 5 5 करिए, आसानी से कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा स्टेबल है, ये हमारा स्टेबल है। ये जो हमारा जनरल प्राइस है स्टेबल है, मनी मार्केट स्टेबल है, आसानी से करते रहे। कन्वर्जन में दिक्कत ही नहीं होगा। कन्वर्जन में दिक्कत क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जनरल प्राइस लेवल और मनी मार्केट लेवल स्टेबल है। समझ में आया? एक पॉइंट नंबर 3 भैया, हैशटैग पॉइंट नंबर 3, हैशटैग पॉइंट नंबर 3, हैशटैग पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब जनरल प्राइस लेवल हमारा इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, स्टेबल है, मनी मार्केट स्टेबल है, मतलब सिलेंडर का दाम स्टेबल, डीजल पेट्रोल का दाम स्टेबल, BMW का कार स्टेबल। यार महंगाई हमारे देश में है ही नहीं। गेहूं, टमाटर, चावल, दाल, जो भी आपको खरीदना है सबका प्राइस स्टेबल है। इन्फ्लेशन जीरो। इसमें होगा क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा? रोजगार बढ़ेगा। फॉरेन कंट्री है, जैसे हमारा जर्मनी, जापान हो गया, इधर कोरिया हो गया, वो करेगी क्या? अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी भारत के ऊपर, नए नए कंपनी खोलेगी, और जब कंपनी खोलेगी तो हम लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। समझ में आया? तो ये रहा आज का कहानी यार, मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर। सारा खेल किसका हाथ में है? RBI के हाथ में है। वो चाहता
तो इन्फ्लेशन को घटा सकता है, अगर वो चाहता है तो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। ठीक है, और इसके चाहने ना चाहने के ऊपर भी किसी का हाथ है, और उसका नाम है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो समझ में आया? ये रहा आज का कहानी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सारा खेल किसके हाथ में है? आरबीआई। आरबीआई के ऊपर भी क्या है? गवर्नमेंट के हाथ में है। वो चाहता है तो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।